नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। इंदौर में बीजेपी नेता को मिली धमकी, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली धमकी। बीजेपी नेता अमरदीप सिंह ओलख को धमकी मिली है। तो वॉइस कॉल से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह धमकी दी गई। ऑडियो मैसेज में फोन नहीं उठाने पर देख लेने की धमकी। बीजेपी नेता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा दी है। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता अमरदीप सिंह ओलख को धमकी मिली। वॉइस कॉल से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह धमकी। ऑडियो मैसेज में फोन नहीं उठाने पर देख लेने की धमकी दी गई है। तो आप ये देखिए कि वॉइस कॉल से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली है और देख लेने की धमकी ये दी गई है। शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, बीजेपी नेता को धमकी मिली है, पूरा मामला बताएं। कॉल आया, रिप्लाई नहीं हो पाया, तो धमकी मिली इस पर। बिल्कुल, अमरदीप सिंह औलख ग्वालियर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं और इंदौर में वो व्यवसाय करते हैं। और कुछ दिन पहले भी उनको लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार फोन कॉल किए जा रहे थे, उनको धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने रिस्पांस देना बंद कर दिया था। और आखिरी जो मैसेज आया है उसमें खुद ये बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से वो ऑडियो मैसेज भेजा गया और उसको धमकी दी गई कि यदि वह फोन पर बात नहीं करेगा तो अच्छा नहीं होगा। और यही कारण है कि अब जो पीड़ित भाजपा नेता है उनके द्वारा क्राइम ब्रांच इंदौर में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद अब क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों जेल में बंद है, तो ये इस तरह के ये भी देखने में आ रहा है कि क्या वास्तव में उसने जेल में रहकर ये ऑडियो मैसेज उसको भेजा है या फिर उसके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस तरह से टेरर टैक्स वसूलना चाहता है। तो इस पूरे मामले की जांच में क्राइम ब्रांच पुलिस जुट चुकी है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, देश में इस तरह के पहले भी कई मामले आते रहे जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जो है वो वसूली की गई हो या धमकियां दी गई हो। हालांकि इस पूरे मामले में ऑडियो की जांच भी जो पुलिस है वो कर रही है, चूंकि भाजपा नेता का ये कहना है कि वह इसके पहले भी लगातार उसके पास कॉल्स आते रहे हैं और उसको धमकी मिलती रही है। लेकिन पहले उसके गुर्गों के द्वारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों के द्वारा उसको धमकी दी जाती थी। इस बार जो ऑडियो मैसेज भेजा गया है वो लॉरेंस बिश्नोई का बताया जा रहा है और उसने साफ तौर पर यह धमकी दी है कि यदि उसने उसका फोन कॉल नहीं उठाया, अगर उससे बात नहीं की, तो आने वाले समय में उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। जी, पिछले भी कुछ खबरें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं शैलेंद्र, लेकिन जानकारी ये भी दें कि आखिरकार क्या ये मुद्दा है जिसको लेकर ये बात करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी नेता से, और कॉल नहीं उठाए जा पाने पर धमकी दी जा रही है देख लेने की। देखिए, ये पूरा जो अधिकांश जो मामले देखने में आ रहे हैं वो टेरर टैक्स को लेकर आ रहे हैं। कई जगह इलाकों में इस तरह की खबरें भी आई हैं, देश भर के कई इलाकों से इस तरह की खबरें आई कि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो लोग हैं जो व्यवसाय का काम करते हैं, ठीक ठाक जिनका व्यवसाय, उनसे कहीं ना कहीं जो टेरर टैक्स वसूलने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में अमरदीप जो है औलख जो है वो एक व्यवसायी है, इंदौर में अपना व्यवसाय करते हैं। मूलतः ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र के ये रहने वाले हैं और ग्वालियर ग्रामीण से ही जिला उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत है और वसूली न कर पाने के चलते धमकी दी जा रही है, ऐसी कुछ खबर पूरी है ये। और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, गुर्गे हैं, कोई और है या फिर वाकई में लॉरेंस बिश्नोई है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं और एक अहम खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। इंदौर में तेंदुए की दहशत जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में घूम रही मादा तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई है। वन विभाग नहीं कर पा रहा तेंदुए का रेस्क्यू। वन विभाग ने 2 से 3 पिंजरे भी लगाए। बीती रात तेंदुए ने बछड़े पर हमला बोल दिया। नैनोद गांव के पास बछड़े पर बोला हमला। तेंदुए के मूवमेंट के कारण खौफ में लोग जी रहे हैं। तो आसपास अगर तेंदुआ घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि इससे डर का माहौल है। और बहुत ही दुखद, जब तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया, उसको जख्मी कर दिया और उसके पीठ पर एक बड़ा घाव देखा जा सकता है। तेंदुए के मूवमेंट की वजह से आसपास के लोगों में डर का माहौल है। बीती रात तेंदुए ने बछड़े को अपना शिकार बनाने की कोशिश की और सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद भी हुआ। देखिए तस्वीरें, देखिए एक बार फिर से आप। तो इंदौर में तेंदुए की दहशत जारी है। वन विभाग 3 पिंजरे लगाया लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई है। और एक बार फिर से रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इलाके में अगर तेंदुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि डर का माहौल तो रहेगा ही। लोग घरों के बाहर तो क्या घर में भी डरेंगे कि कहीं से भी तेंदुआ अंदर ना आ जाए। पूरा मामला बताएं, क्या कोशिश की जा रही है वन विभाग की तरफ से इसको पकड़ने के लिए?
बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि पिछले 16 जनवरी को ये तेंदुआ पहली बार उस इलाके में देखने को मिला था और उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी थी। उस दिन के बाद से वन विभाग लगातार इस तेंदुए, जो मादा तेंदुआ है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 3 जो है अलग अलग इलाकों में पिंजरे लगाए गए, नाइट विजन कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाई जा सके। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी वन विभाग के हाथ अभी भी खाली है और अब ये तेंदुआ जो है वो हिंसक होता जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया कि नैनोद इलाके में एक बछड़े पर इसने हमला बोला और उसके पहले एक जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें साफ तौर पर समर्थ कॉलोनी में ये तेंदुआ मूवमेंट करते हुए देखा गया था। हालांकि वन विभाग के तमाम जो दावे हैं कि उस तेंदुए को पकड़ने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब वन विभाग के हाथ खाली और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक दहशत का माहौल है। शाम ढलते ही वो लोग घरों से नहीं निकलते क्योंकि लगातार उस इलाके में तेंदुए का मूवमेंट है। तो ऐसे में अब उन लोगों ने वन विभाग से एक बार फिर गुहार लगाई है कि अभी तो उसने बछड़े को शिकार बिल्कुल, और जरूरत है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके ताकि और कोई नुकसान ना हो, कोई जनहानि ना हो। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में 6 साल पहले पिता की डांट से नाराज होकर भाग गए छात्र को पुलिस ने खोज निकाला है। इलाके के हजीरा से 6 साल पहले गायब हुआ 10वीं का छात्र मुंबई में मिला। पुलिस ने छात्र को उसके पुराने आधार कार्ड की मदद से खोज निकाला और जब उसे मुंबई से ग्वालियर लाया गया तो 6 साल के बाद बेटे के मिलने पर परिवार भावुक हो गया। इन 6 सालों के दौरान छात्र ने मुंबई में होटल में काम कर ग्रेजुएशन किया और इस समय वो अंधेरी में एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब भी कर रहा था। तो देखिए, कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है लेकिन हकीकत है, जहां अपने पिता की डांट से परेशान होकर छात्र भाग जाता है और कुछ समय वो नोएडा में भी रहता है, फिर वो मुंबई पहुंच जाता है जहां पर वो पढ़ाई भी करता है और अब रियल एस्टेट कंपनी में वो जॉब भी कर रहा था। पुलिस की सतर्कता और सजगता से छात्र को खोज निकाला गया और उसको उसके परिवार से मिलवा दिया गया। और अब बात करेंगे, खरगोन में आग से हड़कंप मच गया। देर रात झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खरगोन से, जहां पर झोपड़ी में आग लग गई। दरअसल आग कैसे लगी तो अभी जांच का विषय बना हुआ है। अच्छी बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर खरगोन से। और ऐसे ही कुछ मामला इंदौर का भी है, आगजनी का, जहां दुकान में लगी भीषण आग। मोबाइल शॉप में ये आग लगी थी। ट्रैफिक जवान की सजगता से एक बड़ा हादसा टला। दमकल के आने से पहले जवान ने आग बुझाने की कोशिश की और सफलता भी हासिल कर ली। ट्रैफिक जवान सुमंत सिंह को विभाग ने 2000 रुपए का इनाम दिया है। तो देखिए, मोबाइल की दुकान में जहां पर आग लगी थी और यहां पर एक जवान था जिसकी सूझबूझ से आग को बुझा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ तो नुकसान हुआ लेकिन पूरी दुकान बच गई इस सजगता से। और अब विभाग ने इस जवान को 2000 का इनाम देने का ऐलान किया है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम से वोटिंग पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कोई टीम नहीं है। ईवीएम में सॉफ्टवेयर की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि कुछ ही देशों में ईवीएम से वोटिंग होती है। भारत में ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है ये जानकारी पब्लिक में नहीं है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन कहता है पब्लिक करने से सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र उनके हाथों में सौंप दे जो सॉफ्टवेयर डालते हैं। कौन सी कंपनी से माइक्रोचिप ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो और सॉफ्टवेयर उसको डालता कौन है? क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा
सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। हम लोग चुनाव में कुछ बोल देते हैं तो नोटिस मिल जाता है। मोदी जी खुलेआम कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली की जय बोल बोलकर कमल को वोट देने के लिए कहते हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता। हालत ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहे कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है। दबाव में है, डरे हुए हैं। माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या यह निष्पक्षता है? मेरा एक खुला आरोप है चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। मेरा आरोप है उन पर। तो आज दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के लोग जीतने पर पुरुषार्थ और हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं। तो आश्चर्य होता है कि वो उन जैसा वरिष्ठ राजनेता, ये 2018 में भी हम कर सकते थे जब हमारी सरकार नहीं बनी थी। उस समय भी हमारी सरकार देश में थी, हमारी सरकार प्रदेश में थी। इसके बाद हम 4 एमएलए से हम पीछे रह गए थे। आज भी हमारी देश में सरकार है और हम तो एक आंशिक बहुमत की सरकार चला रहे थे। अच्छा, और अगर हम ये होता ये संभव होता तो सबसे पहले उन्हीं क्या करते ना। हम जो जीत जाता है वो कहता है हम पुरुषार्थ से जीते, और जो हारता है वो ईवीएम को दोष देता है। तो ये आखिर कब तक चलेगा? ये एमपी में लोकसभा की तैयारी में जुटी बीजेपी 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी। 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मिल सकता है मौका। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की देखी जाएगी परफॉर्मेंस, जहां कमजोर प्रदर्शन करने वाले करीब 12 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। वहीं ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक राकेश मावई की अगुवाई में भाजपा की सदस्यता ली गई। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिलाई सदस्यता। जयविलास पैलेस में सिंधिया ने भाजपा में आने वालों का जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें देखिए। और अब एक बड़ी खबर का जिक्र। शाहजहांपुर में प्राइवेट बस पलटी, 5 यात्रियों को आई चोट। दतिया से इंदौर जा रही थी बस और इसी दौरान ये हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 52 पर बंजारी के पास ये हादसा हुआ। आज सुबह हादसा हुआ। कोहरे की वजह से कह सकते हैं या फिर और भी कुछ कारण हो सकते हैं। फिलहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो वहीं कुछ यात्रियों को चोट भी आई। तकरीबन 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। प्राइवेट बस पलटी है जिस दौरान ये एक बड़ा हादसा हुआ है। खबर दतिया से, जहां हाईवे पर अवैध वसूली, दतिया झांसी हाईवे पर अवैध वसूली का मामला। चिरूला थाने की पुलिस पर वसूली के आरोप लगे हैं। पैसे लेने का वीडियो हो रहा वायरल। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दतिया से। तो दतिया में हाईवे पर अवैध वसूली की गई। दतिया झांसी हाईवे पर अवैध वसूली का मामला। चिरूला थाने की पुलिस पर वसूली के आरोप लगे। पैसे लेने का वीडियो हो रहा वायरल। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।